एक मैं इसमें छोटा सा थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक प्रश्न पूछना चाहूँगा। रिसेंटली एक सरकार का आया था कि मिनिमम जो पेंशन है वो 1,000 रुपये कर दी गई है। 1/9/14 से हुई है। लेकिन क्या अभी तक भी कई लोगों का मैं जान रहा हूँ जिनकी पेंशन 700 रुपये 600 रुपये आ रही है। वो केसेस हैं जिन केसेस में लोगों ने अपनी पेंशन को कम्यूट कराया हुआ था, या किसी ने ROC की ऑप्शन दी हुई थी, रिटर्न ऑफ कैपिटल की। देयर वाज ए प्रोविजन इन द स्कीम कि रिटायरमेंट जब डेथ के बाद कि जो ये पैसा होगा ये हमारे को मिल जाए वापस। और दूसरी थी कंप्यूट कराने की, 100 महीने की तनख्वाह का 1.3% 1/3% वो पैसा एडवांस में मिल जाता है। तो जिन लोगों ने ये ऑप्शन ली हुई थी उनकी ये पेंशन 600-700-800 जो आ रही है वो उनकी नहीं बढ़ी, बाकी सबकी 1,000 है। ये फैसिलिटी भी इन्होंने ख़त्म कर दिया EPFO ने 2008 से। देयर इज नो फैसिलिटी ऑफ कम्यूटेशन, नो फैसिलिटी ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल। उसके अंदर भी कम्यूटेशन में और कितना गड़बड़ है धांधली कि कम्यूट करा ली 100 महीने की पेंशन, जब जिस बंदे के 100 महीने हो गए हैं उसकी रिस्टोर होनी चाहिए। गवर्नमेंट में यही होता है, पर यहाँ नहीं करते EPFO में। टिल डेथ उसकी कम्यूटेड ही चलती रहेगी। दैट इज रॉन्ग। राइट सर। तो अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आपने फॉर्मेट बताया, एक ना आपने 3 स्टेप बताए, इसमें जॉइंट डिक्लेरेशन सबसे पहले देना होगा, 3A का कॉपी देना होगा, और 12 महीने की एवरेज वेजेस, 12 महीने का पेरोल आपको देना होगा। ये एम्प्लॉयर को देना है। नहीं, एम्प्लॉयर ने देनी है। एम्प्लॉय ने तो सिर्फ जॉइंट डिक्लेरेशन साइन करके, और ये एम्प्लॉयर के थ्रू आपको अपने लोकल PF ऑफिस में जमा कराना है। उसके आगे क्या प्रोसेस होता है? उसके बाद EPFO वाले उससे कैलकुलेट करेंगे कि हाउ मच डिफरेंशियल अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी पेड। मैंने वैसे उसके डिफरेंशियल अमाउंट की कैलकुलेशन की एक्सेल शीट भी लोगों को भेजी हुई है, जिससे लोगों को अपना अंदाज़ा लग जाता है कि भाई कितना बनता है। बट EPFO will calculate the differential amount to be paid along with interest. Right. Or they will communicate it to the employee directly. इसके अंदर एक और धांधली अब चल रही है EPFO की हाई हेडेडनेस कि 1.16% जो था सीलिंग अमाउंट से ऊपर के अमाउंट का, ये भी अब इन्होंने एम्प्लॉय से लेना शुरू कर दिया पेंशनर से। दैट इज टोटली इलीगल विदाउट एनी अथॉरिटी। दिस इज द लेटेस्ट प्रॉब्लम कमिंग अप। GSR के बगैर EPFO इसमें कुछ भी नहीं कर सकते बदलाव। 1/9/14 के बाद वालों के लिए उन्होंने GSR निकाली, उसमें फेरबदल किया कि 1.16% वो पे करेंगे। उसको भी चैलेंज किया हुआ है, कई हज़ारों में रिट हो चुकी हैं इसके ऊपर भी। पर 1/9/14 से पहले वालों से भी ये मांगना शुरू कर दिया। अब बंदे फंसे हुए हैं कि भाई पेंशन लगेगी, तो पर फोर्स अंडर प्रोटेस्ट लोग ये भी जमा करा रहे हैं, जो कि गलत है। मैंने RTI में पूछा इनसे, RPFC से पूछा कि भाई कोई ऑर्डर है तो कॉपी दिखाओ। दे से वी डोंट हैव एनी ऑर्डर। जो इनके एडिशनल कमिश्नर से पूछा, दे से वी डोंट हैव एनी ऑर्डर। बेसिकली जानकारी की कमी के कारण कुछ अलग अलग चीज़ें इस पर चल रही है। सर बस आपका काफ़ी समय लिया, इसको रैप अप करते हुए आखिरी प्रश्न पूछते हैं कि अगर मान लीजिए कई लोग इसमें स्कीम में अप्लाई कर रहे हैं, उनको समस्या आ रही है, एम्प्लॉयर उनसे कोऑपरेट नहीं कर रहा है, इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं एम्प्लॉयज़ के साथ, तो उनके पास क्या रिसोर्ट रह जाता है? क्योंकि एम्प्लॉयर तो KYC अप्रूव करने में भी बहुत दिक्कत करते हैं, और ये तो एक लंबा चौड़ा केस है। तो क्या इसमें कुछ ऐसा रास्ता है जिसमें एम्प्लॉयर की मदद के बिना एम्प्लॉयज़ डायरेक्टली अप्लाई कर सकें? नहीं, अभी तक तो नहीं है, क्योंकि लोगों की दिक्कत तो बहुत आ रही है। मेरे पास कई लोगों के भी फ़ोन आते हैं ऐसे जो एम्प्लॉयर बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहे। एम्प्लॉयर इसलिए कोऑपरेट नहीं कर रहे, उनको डर है कहीं कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी ना आ जाए। सो आई हैव सजेस्टेड टू सम पीपल कि भाई तुम एक एफिडेविट दे दो कि भाई इसकी कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी आएगी तो हम जिम्मेवार होंगे। इस तरह करके कई जगह तो काम हो गया। क्या आप हमें वो जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म और हमारे सब्सक्राइबर्स को प्रोवाइड कर देंगे जिसके थ्रू वो अप्लाई कर पाएँ? देखिए, जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म इज डिफरेंट, दैट इज डिफरेंट फॉर एवरी ऑफिस। अच्छा, एवरी ऑफिस, क्योंकि EPFO ने स्टैंडर्ड्स किया नहीं, जबकि करना चाहिए था। ठीक है। उनकी लेटर में भी लिखा हुआ है 23 मार्च की चिट्ठी में कॉपी एनक्लोज्ड, पर उन्होंने इनक्लोज नहीं की। व्हेन आई आस्क्ड फॉर इट अंडर RTI, वेयर इज दैट फॉर्म, दे से नहीं, हमने कॉपी कोई ऐसी लगाई नहीं, हमने तो जजमेंट एनक्लोज का मतलब था उसका कि जजमेंट एनक्लोज की थी।
8 जून को एक सर्कुलर दिया है पीएफ डिपार्टमेंट ने, जिसमें बता रहे हैं कि 3,570 लोगों को ऑलरेडी इस स्कीम का बेनिफिट मिल चुका है, और उसमें कुछ 16 जोन्स बताए जिसमें अभी तक बेनिफिट मिला है। बाकी जोन्स में ऐसा वो बोल रहे हैं कि शायद बेनिफिट अभी तक मिला नहीं, लेकिन उन्होंने रीडायरेक्ट किया है कि आप इसको प्रायोरिटी पे लें। तो क्या इससे कुछ मतलब अब इससे कुछ तेज़ी आने का इसमें उम्मीद है? हाँ, इससे थोड़ी तेज़ी ज़रूर आएगी, आई भी है, विच आई हैव ऑब्जर्व्ड, बट दैट इज़ फॉर ओनली अनएग्जेम्प्टेड पीपल। एग्जम्प्टेड के लिए अभी राहत नहीं है कुछ? हाँ, एग्जेम्प्टेड के लिए ये नहीं कर रहे। ठीक है। ऑल्दो इट हैज़ नॉट बीन मेंशन्ड इन letter dated 23rd March or in 8th June letter regarding exempted, but in one of the RTIs they had said that only those people are eligible who have taken permission under 26(6) and have been contributing on full salary and are from unexempted. तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये सारी जानकारी बहुत सही लगी होगी, और जो लोग 22% जो सर ने बताया वो 22% लोग ज़रूर इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं और अपनी पेंशन को बढ़वा सकते हैं। प्रवीण सर एक फेसबुक पर एक ग्रुप भी चलाते हैं जिसका नाम है EPS 95 सेवा ग्रुप, EPS 95 सेवा ग्रुप। उसका लिंक भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। उसमें हर हफ्ते हर दिन नई नई जानकारी सर उसमें डालते रहते हैं इस डिसीजन के लिए, इसके ऊपर जो RTI सर ने करी है, उसके अलावा जिन जिन लोगों को फ़ायदा मिला है उन सभी की चीज़ें इस ग्रुप में डाली जाती है। तो सभी पेंशनर्स इस ग्रुप को भी फॉलो कर लें ताकि आपको 95 EPS स्कीम की लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे। एक और मैं ज़रूर बताना चाहूँगा फॉर स्पेशली फॉर द एग्जेम्प्टेड पीपल, कि ये जो एग्जेम्प्टेड कहते हैं, दीज आर एग्जेम्प्टेड फॉर प्रोविडेंट फंड ओनली। ओके। देयर इज ए सेपरेट प्रोविजन फॉर एग्जेम्पशन इन पेंशन स्कीम, वो बहुत कम लोगों का है, अंडर सेक्शन 39। सिर्फ 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं इंडिया में जो एग्जेम्प्टेड हैं फॉर EPS, दैट इज टाटा मोटर्स एंड ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो बाकी सभी जितनी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको ये एग्जेम्प्टेड कह के ये फैसिलिटी नहीं दे रहे, दे आर एग्जेम्प्टेड फॉर प्रोविडेंट फंड, नॉट फॉर पेंशन फंड। तो पीएफ डिपार्टमेंट ने ये बोला था कि चूंकि उनके पीएफ का रिकॉर्ड ट्रस्ट के पास रहता है तो उनके पास वो जानकारी नहीं आ पाती। ये भी गलत कहते हैं, क्योंकि जो रिटर्न्स हैं, एनुअल रिटर्न, ट्रस्ट वाले भी उनको भेजते हैं EPFO को। जैसे फॉर्म 3 है, उनका 7 PS होता है, ठीक है, वो उनके पास जाती है इंफॉर्मेशन ऑलरेडी EPF के पास, तो उनको मना नहीं करना चाहिए। नंबर 2, डिस्क्रिमिनेशन। EPFO है एग्जेम्प्टेड और अनएग्जेम्प्टेड में डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, जो कि नहीं हो सकती, बिकॉज पेंशन स्कीम में जितना पैसा अनएग्जेम्प्टेड वाले पे करते हैं उतना ही पैसा एग्जेम्प्टेड वाले पे करते हैं। हर इंडिविजुअल का पैसा उतना ही जाता था। पहले 417 रुपये जाता था, फिर 541 हुआ 2001 के बाद, अब 1250 जाता है। सभी का सेम पैसा जाता है, तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। नंबर 2, डिस्क्रिमिनेशन है विद इन दी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी। अच्छा, आज के दिन 15,800 लोग हैं एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के जो हायर पेंशन ले रहे हैं। हाउ इट कैन बी डिनाइड टू अदर्स? सही बात। 31/5 की चिट्ठी में कहते हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल। व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल, हाउ इट हैज बीन गिवन टू 15,800 पीपल? ओके। थर्ड डिस्क्रिमिनेशन है विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन लाइक ITI, फैक्ट, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, इनके जो लोग कोर्ट में गए उनकी पेंशन बढ़ा दी, जो कोर्ट में नहीं गए उनको बेनिफिट नहीं दे रहे। विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन दे कांट बी टू यार्डस्टिक्स। सो दिस इज हाई एडिनेस ऑफ द EPFO। तो अभी तक ओवरऑल कितने लोगों को इस स्कीम का फायदा मिल रहा है, बड़ी हुई पेंशन का? कुछ इसका रफ आइडिया है? देखिए, अनएग्जेम्प्टेड के तो 3700 कुछ इन्होंने RTA में फिगर दिया है, रफली 5000 के करीब होंगे अब तक, राइट, जिनको ये बेनिफिट मिला है। एग्जेम्प्टेड में 15,000 के आसपास लोगों को। नहीं, वो टोटल उनको पुराने वाले मिला के तो हमारे हैं 6000 और 3000, 9000, अराउंड 9000 होंगे अनएग्जेम्प्टेड के, और 16000 के करीब 15,800, लगभग 25,000 लोगों को अभी फायदा मिल रहा है मात्र इसमें भी। ठीक है सर, कुछ और आप हमारे लिसनर्स को कहना चाहेंगे जो PF से जुड़े हैं, या कुछ भी उनको एक सलाह देना चाहेंगे फ्यूचर के बारे में? बस मैं तो एक चीज़ यही कहना चाहूँगा कि फॉलोअप करें अपने एम्प्लॉयर से और EPFO से, कहीं झगड़ा ना करें। कई जगह ये प्रॉब्लम आ रही है कि एम्प्लॉयर के वहाँ झगड़ा कर देते हैं, तो क्योंकि रिटायर होने के बाद वो चीज़ नहीं रहती, तो प्यार मोहब्बत से उनको समझा के, जो प्रेजेंट स्टाफ है उनको समझा के कि भाई कल को तुमने भी रिटायर होना है, ये इन्फॉर्मेशन हमें दे दो, हम रास्ता खोल रहे हैं तुम्हारे लिए। या उनको स्टाफ की कमी है सब जगह,
तो खुद अपनी मदद कर दें। सही बात। तो इस तरह करके प्यार मोहब्बत से ये चीज़ हो सकती है। तो सर ने, आप ही सभी लिसनर्स के लिए काफ़ी मेहनत की है। बहुत सारे सर ने फॉर्मेट्स बना रखे हैं लेटर्स के, RTIs के, जो आप सर की वेबसाइट से, सर के फेसबुक ग्रुप से ले सकते हैं। और सर ने जैसा बताया, कोई भी काम लड़ाई से कंप्लीट नहीं होने वाला है। आपको प्यार मोहब्बत से, आराम से, प्रॉपर चैनल के थ्रू इस प्रोसेस में आप अप्लाई करें। तो जैसा कि सर को भी कुछ समय लगा, ऐसा नहीं कि पहले दिन ही उनकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई, उन्होंने भी काफ़ी इसमें आगे तक पत्र लिखे हैं, नोटिस दिए हैं, तब ये काम हुआ है। उसी तरीके से आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको लगे रहना है। और अब आपके साथ कई सारे लोग, उस ग्रुप में करीब 40,000 लोग जुड़े हैं जो आप ही की तरह इस स्कीम को लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो उन सभी का सपोर्ट आपको ज़रूर मिलेगा। तो सभी वो लिसनर्स जो अपनी पेंशन बढ़ाना चाहते हैं, वो सबसे पहले उस ग्रुप को ज्वाइन करें और अपना जॉइंट डिक्लेरेशन अपने एम्प्लॉयर के थ्रू PF डिपार्टमेंट को भेजें। तो उनकी पेंशन बढ़ने की अब बहुत बहुत अच्छी संभावना है, क्योंकि ये काम अब आपका सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा अब ये कंपलसरी कर दिया गया है। दोस्तों, इस एपिसोड को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। यदि आपके कुछ प्रश्न हैं, सुझाव हैं, तो नीचे कमेंट्स में हमें बताइए, हम उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और दिल से, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, हमारे सभी सब्सक्राइबर्स की ओर से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं प्रवीण सर का, जिन्होंने इतना समय दिया हमको और स्कीम के बारे में जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू सर। दोस्तों, अगला वीडियो आने वाला है TDS ऑन सैलरी। मुझे पता है आपको ज़रूर जानना है कि TDS कैसे बचा सकते हैं अपनी सैलरी पे, और क्या क्या ऐसे बातें हैं जो आपको शायद नहीं पता हो बट पता ज़रूर होनी चाहिए। तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन ज़रूर दबाएं, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। क्या हुआ? अरे दबाइए, बस आप फ्री है। मैं देख रहा हूं अभी तक दबाया नहीं है आपने, जिद्दी हो गए हो।